हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे आज बीए थर्ड ईयर का चैप्टर 18वीं शताब्दी के मध्य भारत। 18वीं शताब्दी के मध्य भारत हम कल पढ़ चुके हैं नवीन राज्यों का उदय, और आज हम पढ़ेंगे भारत पर हुए आक्रमण। जो दो आक्रमणकारी थे हमारे, पहला तो नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। तो नादिर शाह के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि नादिर शाह ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया। उसका आक्रमण का समय 1738 ईस्वी से 39 ईस्वी माना जाता है। इसी प्रकार से अब्दाली का समय 1761 ईस्वी माना जाता है मुख्य रूप से, परंतु इसने 1760 ईस्वी से पहले प्रवेश ले लिया था। परंतु हम इन डेटों पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, 1760 से 1761 और यहाँ पर 1738 से 1739। तो नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने भारत को लूटने के लिए आक्रमण किया, भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने आक्रमण किया, क्योंकि उस समय दिल्ली के सुल्तान कमज़ोर थे, उनके पास सत्ता थी नहीं, छोटे छोटे राज्य बन चुके थे। तो भारत की उस समय की राजनीतिक स्थिति निर्बल थी। उस निर्बलता का फायदा उठाने के लिए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, और नादिर शाह ने इसी स्थिति का फायदा इस तरीके से उठाया कि उस समय के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के जितने सूबेदार थे उन्हें इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इतना विशाल आक्रमण था कि आखिरकार भारत में उन मुगल सूबेदारों को एकत्रित होकर इस युद्ध का सामना करना पड़ा। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो 1738 ईस्वी में पंजाब में प्रवेश किया उसने। नादिर शाह ने 1738 ईस्वी में उसने पंजाब में प्रवेश कर लिया था। अब पंजाब में प्रवेश करने पश्चात वहां पर उसने विजय प्राप्त की, परंतु जब यह सूचना दिल्ली तक पहुंची तो दिल्ली के उस समय दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह उस समय का दिल्ली का सुल्तान था। तो जब गद्दी पे बैठा हुआ था तो उसे पता चला कि नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया, विशाल सेना लेकर आया है। तो वो खुद इतना सशक्त था नहीं कि उसे इस युद्ध का सामना कर सकता था। तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, मोहम्मद शाह ने अपने सूबेदारों को बुलाया। उसने दिल्ली से अपने सूबेदारों को आमंत्रित किया। तो उसमें पहला सूबेदार था जिसे उसने आमंत्रित किया, निजाम उल मुल्क। कहाँ से आया निजाम उल मुल्क? हमने कल पढ़ा था हैदराबाद से। हैदराबाद में उसने निजाम सत्ता की स्थापना की थी, निजाम उल मुल्क ने, तो वहां से आया। इसके अतिरिक्त शहादत खां को कहां से बुलाया? अवध से। यह उस समय के दो प्रभावशाली अमीर थे, इनको बुलाया गया, और कमरुद्दीन को बुलाया इसने। ये तीन प्रमुख लोग थे उस समय के मुगल सूबेदार थे जिनको उसने आमंत्रित किया कि आप सेना लेकर आएं और मेरे को बचाएं। तो निजामुल मुल्क, शहादत खां और कमरुद्दीन, यह तीनों विशाल सेना लेकर गए, और इन्होंने क्या किया, इन तीनों की संयुक्त सेना जो थी वो गई और कहां जाके रुकी? करनाल के मैदान में। करनाल के मैदान में कहां? ये पंजाब में है। यहां पर ही क्या हुआ? करनाल का युद्ध हुआ। यह करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध किसके बीच में हुआ? नादिर शाह वर्सेस निजाम प्लस
शहादत प्लस कमरुद्दीन। नादिर शाह, अब इनके अपोजिट में कौन कौन है? दिल्ली से आए निजाम, शहादत खां और कमरुद्दीन। इन तीनों की संयुक्त सेना ने नादिर शाह से मुकाबला किया। अब कब हुआ ये युद्ध? इस युद्ध की डेट है 24 जनवरी 1739। यह युद्ध हुआ 24 जनवरी 1739 को। यह युद्ध हुआ नादिर शाह, निजाम, शहादत खां और कमरुद्दीन के मध्य। और इस युद्ध में विजय कौन रहा? इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई नादिर शाह को। नादिर शाह को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई। निजाम पराजित हुआ, शहादत खां पराजित हुआ और कमरुद्दीन भी पराजित हुआ। अब इनको पराजित होने के पश्चात इन्हें क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। अब इन्हें क्या किया? बंदी बनाया गया। तीनों को बंदी बना लिया। तीनों को बंदी बनाकर अब निजाम ने क्या किया? निजाम में अच्छी बुद्धि थी, उसने अपना दिमाग का यूज किया और इसने बोला कि मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, आप मुझे मुक्त कर दीजिए। 10 लाख मैं अभी आपको दे देता हूं, 10 लाख मैं आपको अपने राज्य लौटने के पश्चात दे दूंगा। तो नादिर शाह तो खुश हुआ कि आखिरकार चलो ठीक है, एक जान को मारने से क्या होगा, बढ़िया ना कि मेरे को पैसा मिलेगा। तो उसने निजाम को मुक्त कर दिया और निजाम को जाने दिया। अब शहादत खां के पास उस समय पैसा था नहीं, तो उसने थोड़ा उल्टा दिमाग लगाया। उसने उस समय बोला कि आप एक काम करें, हमको पकड़ने से क्या होगा, यहां से लौट जाओगे तो क्या मिलेगा? 10-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब इससे ज्यादा क्या मिल सकता है आपको? पैसा थोड़ी ना मिलेगा। तो आप एक काम करें, आप दिल्ली पर आक्रमण करें और आपको दिल्ली पर आक्रमण करने पर 20 करोड़ रुपया मिलेगा। 20 करोड़। यहां पर निजाम 10 लाख रुपए उस समय देकर और 10 लाख इसको जाने के बाद में देना चाहता था, यानी 20 लाख। 20 लाख में वह जमानत मांग रहा था इन लोगों की। और वहीं शहादत खान ने अपनी मूर्खता दिखाई और उसने बोला कि आप दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब कोई भी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यहां पे जीत चुका था, दिल्ली उसके लिए आसान थी, तो 20 लाख के बजाय वो 20 करोड़ लेना पसंद कर रहा था। और आखिरकार एक अमीर कह रहा है वो बात, एक सूबेदार कह रहा है, तो उसकी बात पर विश्वास भी किया गया और नादिर शाह कहाँ आ गया? दिल्ली। तो 1739 में उसने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर अधिकार कर लिया 1739 में। जब अधिकार कर लिया तो काफी दिन लूटपाट रही, लूटा गया, दिल्ली को भरपूर लूटा गया। जब दिल्ली को लूटा गया तो वहां पर जो लूटने के कारण भी 20 करोड़ रुपए नहीं हुए, यानी पूरे नहीं हुए। अब 20 करोड़ रुपए नहीं हुए, अब 20 करोड़ रुपए पूरे नहीं हुए, तो अब इसने क्या किया? इसने शहादत खां को धमकी दी। नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, किसके कहने पे किया? शहादत खां के कहने पे किया। अब उसे वहां पे 20 करोड़ रुपए हुए नहीं, तो जब 20 करोड़ रुपए मिले नहीं तो नादिर शाह ने क्या किया? शहादत खां को धमकी दी कि मेरे 20 करोड़ रुपए दे। अब 20 करोड़ कहां से दे? शहादत खां तो खुद गरीब बेचारा। तो उसने क्या किया? इसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जहर खा लिया, मर गया, क्योंकि पैसे तो दे नहीं सकता था। तो इस प्रकार यह बात खत्म हो गई। अब उसने दिल्ली पर अधिकार किया, इतना जोखिम उठाया, 20 करोड़ रुपए नहीं मिले, तो
नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को लूटा। तो अब इसने क्या किया, इसने तख्ते ताऊस जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, उसे उठाकर ले गया। पूरा का पूरा महल लूट लिया, पूरे दिल्ली को लूट लिया गया और लूटकर वह अपने देश वापस चला गया। 1739 में ही वह वापस लौट गया, नादिर शाह वापस लौट गया, क्योंकि सादत खां मर चुका था। तो उसने दिल्ली को लूटा जितना लूटना चाहता था, और लूटने के पश्चात वह वापस चला गया। वह अधिक समय तक दिल्ली नहीं रुका, और नादिर शाह के पश्चात वापस सत्ता मोहम्मद शाह के अधीन हो गई, और मोहम्मद शाह वहां का शासक बना रहा। तो इस प्रकार यह नादिर शाह का आक्रमण कंप्लीट होता है। तो इसमें केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि करनाल के मैदान में युद्ध हुआ, जनवरी 1739 में, ठीक है। और इस युद्ध में विजय हुआ नादिर शाह, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हुआ है, नादिर शाह का कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में। नादिर शाह की पूर्ति के बाद में अब हम चैप्टर डिस्कस करते हैं अहमद शाह अब्दाली के बारे में। अब अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के अधीन एक कर्मचारी था, एक व्यक्ति था जो उसके अधीन था, परंतु नादिर शाह बहुत इंप्रेस था अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली से वो बड़ा इंप्रेस रहता था। उससे इंप्रेस होने के कारण उसका बहुत ज़्यादा यानी ध्यान अहमद शाह अब्दाली पर रहता था। उसे युग का मोती कहता था वो, कि तू युग का मोती है, तेरा जैसा कोई नहीं है इस समय। तो यह बात अहमद शाह अब्दाली के लिए कही गई। अहमद शाह अब्दाली एक योग्य कुशल सेनानायक, एक योग्य सिपह सलार कह सकते हो, एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी था। तो जैसे ही नादिर शाह की मृत्यु हुई, तो नादिर शाह की मृत्यु के होने के पश्चात अहमद शाह अब्दाली कंधार का राजा बन गया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने अपने आप को कंधार में स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब वो किसी के दबेल नहीं है, वो किसी से दबने वाला व्यक्ति नहीं रहा। अब वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता था, तो इसके लिए उसने ये कार्य किया। अब अहमद शाह अब्दाली एक ऐसा व्यक्ति जिसने इन सब चीजों का सामना करना था। तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उसने निर्णय लिए, यानी उस समय की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो भी राजनीतिक स्थिति थी, उन राजनीतिक स्थितियों के अनुसार ही उसने अपना आगे का कार्य किया। तो उस समय आखिरकार क्या सिचुएशन हुई कि अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करना पड़ा। यानी नादिर शाह का आक्रमण हो चुका था, दिल्ली के सुल्तान ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, सूबेदारों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी नादिर शाह की, पर अहमद शाह अब्दाली को वापस आक्रमण क्यों करना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी है, वो हम अब पढ़ेंगे। तो पहली बात कि उस समय इसके आक्रमण के क्या कारण उत्तरदायी थे। तो पहला कारण था कि अब्दाली की महत्वाकांक्षा। अब्दाली की महत्वाकांक्षा, यानी अब्दाली उस समय काफी महत्वाकांक्षी था, उसकी महत्वाकांक्षा ने ही उसे इस चीज के लिए उकसाया। तो ये पहला कारण था। दूसरा कि अब्दाली की महत्वाकांक्षा हो गई। दूसरा कारण क्या था कि मराठों का उदंड व्यवहार, यानी मराठों के उदंड व्यवहार से परेशान होकर भी
अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। तीसरा, साम्राज्य विस्तार, वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए भी उसने ये आक्रमण किया। चौथा, धन प्राप्ति हेतु, यानी भारत से वह धन लूटना चाहता था, इसके लिए उसने यह आक्रमण किया। फिर इन कारणों के अतिरिक्त फिर एक और कारण था, प्रतिशोध या दंडित करने के लिए। यह जो मैंने सारे कारण बताए हैं, पांचों कारण, यह कारण है पानीपत के युद्ध के। हम यहां पे पानीपत के तृतीय युद्ध का पढ़ रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध क्यों लड़ा, वो क्यों आया भारत में, इसके कारण पढ़ रहे हैं। पहला तो है अब्दाली की महत्वाकांक्षा, दूसरा है मराठों का उदंड व्यवहार, यानी वो काफी ज्यादा परेशान करते थे, उनका उदंड व्यवहार। फिर तीसरा है वह साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, यानी साम्राज्य विस्तार कौन करना चाहता था, अहमद शाह अब्दाली। पर अहमद शाह अब्दाली ही नहीं, मराठा भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे और धन प्राप्ति यानी भारत से धन प्राप्त करना चाहता था, यह है अब्दाली चाहता था। प्रतिशोध और दंडित करने के लिए भी अब्दाली ने यह किया। अब यह कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। ये कारण हो गए हमारे। अब कारण के पश्चात हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार अहमद शाह अब्दाली ने किन घटनाओं के कारण, यानी पानीपत के युद्ध से पूर्व कौन सी घटनाएं घटित हुई कि उस घटनाओं के कारण यानी वो अब्दाली को उकसाया गया और वो भारत आया युद्ध करने के लिए। तो कुछ तो घटनाएं उत्तरदायी होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने प्रोत्साहित किया अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए। नहीं तो वह कंधार का शासक पहले से बना हुआ है, वह कंधार में अपने आप को स्वतंत्र रूप से जानता है, तो आखिरकार क्यों वह वापस आक्रमण करेगा, आखिरकार वह भारत पर वापस आक्रमण क्यों करे। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य उत्तरदायी रहा होगा, तो हम अभी उन्हीं कारणों की चर्चा यहां पर करेंगे। तो पहली चीज, रघुनाथ राव कौन है, पेशवा, पेशवा थे उस समय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1757 ईस्वी में दिल्ली पर विजय प्राप्त की। रघुनाथ राव ने 1757 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की। क्यों विजय प्राप्त की, क्योंकि नादिर शाह आक्रमण कर चुका था, नादिर शाह अपनी सत्ता मनवा चुका था। अब मराठा चाहते थे कि वह भी अपनी सत्ता मनवाए, इसलिए रघुनाथ राव ने 1757 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात 1758 ईस्वी इन्होंने क्या किया, पंजाब पर विजय प्राप्त की। सत्रह में पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली, यानी महाराष्ट्र से में खुद है, कर्नाटक इनके अधिकार में था, गुजरात राजस्थान पे पहले अधिकार कर चुके थे, वहां पर युद्ध कर चुके थे, मध्य प्रदेश और दिल्ली पर अधिकार करने पश्चात उन्होंने पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। और उस समय पंजाब के तत्कालीन गवर्नर तैमूर को
भगा दिया। युद्ध में पराजित करके तैमूर को भगा दिया। पंजाब पर आक्रमण किया तो उस समय का जो गवर्नर था तैमूर, उसको वहां से भगा दिया। अब ये तैमूर कौन है? अब ये तैमूर वह व्यक्ति है, यह है अहमद शाह अब्दाली का पुत्र। तैमूर है अहमद शाह अब्दाली का पुत्र, यानी रघुनाथ राव ने अहमद शाह अब्दाली के पुत्र को पराजित करके वहां से भगा दिया। तो इससे क्या हुआ? अब्दाली के मन को ठेस पहुंची कि आखिरकार उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करके मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दी है, उन्होंने मेरे पुत्र को हानि पहुंचाकर मुझे चुनौती दे रहा है कि आखिरकार मैं आक्रमण करूं। तो रघुनाथ राव के इन कार्यों से परेशान होकर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अब जब ये 1757-1758 के 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली और पंजाब पर मराठों का अधिकार हो गया और अटक से कटक तक का राज्य इनके अधीन हो चुका था। अब क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ? 1759 ईस्वी में क्या हुआ? 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली सिंधु नदी तट पर आ गया। ये लीजिए, अब वो आ गया है। 1759 ईस्वी में अहमद शाह अपनी सेना सहित सिंधु नदी के तट पर आ गया। क्यों आ गया? दंडित करने के लिए। किसको? मराठाओं को। मराठाओं को दंडित करने के लिए अहमद शाह अब्दाली अपनी विशाल सेना लेकर भारत में आ गया। अब वह कंधार से कहां आ गया? भारत। किस लिए? केवल और केवल मराठों को दंडित करना चाहता था और दिल्ली में अपनी प्रभुसत्ता पुनः स्थापित करना चाहता था। तो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए, मराठों को दंडित करने के लिए अहमद शाह अब्दाली पुनः सिंधु नदी के तट पर आ गया। अब 1759 यानी 1759 ईस्वी में पूरे साल अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के क्षेत्रों से मराठों को हटाया और मराठों को पराजित किया। मराठों को पराजित करके पंजाब के क्षेत्र तक अपना राज्य स्थापित कर दिया, यानी कंधार से लेकर पंजाब तक का क्षेत्र 1759 ईस्वी में केवल और केवल अहमद शाह अब्दाली के अधीन हो गया। और अब दूसरी ओर मराठा इस ओर परेशान होने लग गए कि आखिरकार हम अब्दाली का सामना किस प्रकार करेंगे। अहमद शाह अब्दाली के 1759 में पूर्ण रूप से पंजाब पर अधिकार किया, यानी पंजाब विजय की, पंजाब के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया, सिंध को जीत लिया, पाकिस्तान के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। तो अब चुनौती मिली कहाँ? अब इनडायरेक्ट वे में चुनौती मिल गई मराठों को। क्यों? क्योंकि एक बार खुद पेशवा वहां पर आए और उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया, पंजाब पर विजय प्राप्त की। अब वहां पर अहमद शाह अब्दाली ने पुनः विजय प्राप्त कर ली, तो आखिरकार अहमद शाह अब्दाली को दंडित करना आवश्यक था, यानी अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करना आवश्यक था। तो इसलिए वापस से एक युद्ध का माहौल तैयार हो गया और इस युद्ध के समय यानी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य उस समय किसी अन्य भारतीय शासक ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। अब हुआ कैसे कि अब उस समय पेशवा परिवर्तित हो गया
ठीक है। अब पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे और इन्होंने अब्दाली के विरुद्ध भेजा किसको भेजा इन्होंने? सदाशिव भाव को। सदाशिव भाव। सदाशिव भाव कौन है? बालाजी बाजीराव के भाई। यानी पेशवा उस समय कौन थे? बालाजी बाजीराव, पानीपत के युद्ध के समय। और उन्होंने अब्दाली के विरुद्ध किसको भेजा? खुद तो पेशवा गए नहीं, और उन्होंने भेजा सदाशिव भाव को। और सदाशिव भाव कौन है उनके? बालाजी बाजीराव के सगे भाई थे, छोटे भाई थे उनके। इन्होंने भेजा, साथ में दत्ता जी को भेजा था इन्होंने। दत्ता जी भी गए थे साथ में। तो यह लोग मिलकर वहां गए। तो जब सदाशिव भाव गए तो उस समय सदाशिव भाव का अभियान क्या था? जब अब्दाली के विरुद्ध भेजा गया तो सदाशिव भाव किस प्रकार से गए? तो सदाशिव भाव मराठों से सहायता मांगी। यानी पूरे भारत में जहां जहां मराठा सरदार थे, जैसे मध्य प्रदेश में थे, गुजरात में थे, उन सब से कहा कि आप अपनी सेनाएं भेजें। तो इस अभियान के लिए उन्होंने सभी मराठाओं से सहायता मांगी। प्लस सदाशिव भाव ने सभी भारत के शासकों से सहायता मांगी। यानी जितने भी भारत के शासक थे सभी से सहायता मांगी। उन्होंने राजस्थान के शासकों से भी सहायता मांगी, मध्य प्रदेश के शासकों से सहायता मांगी, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब शासकों से उन्होंने सहायता मांगी। सभी को पत्र लिखा उन्होंने, सभी को पत्र लिखा। सदाशिव भाव ने जब अब्दाली के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया तो उस समय उन्होंने पहले तो मराठा जो सरदार थे उनसे सहायता मांगी, फिर उन्होंने सभी भारत के जितने भी शासक थे उनसे सहायता मांगी, और सभी को उन्होंने क्या किया? पत्र लिखा। अब वो क्या किया कि सदाशिव भाव पहले कहां गए? ग्वालियर, झांसी होते हुए कहां गए? आगरा। यानी वह मराठा राज्य से होते हुए मध्य प्रदेश में आए, ग्वालियर आए, ग्वालियर होते हुए झांसी, झांसी होते हुए वो कहां पहुंचे? आगरा। ग्वालियर झांसी होते कहां पहुंच गए? आगरा। अब आगरा क्यों पहुंचे? आखिरकार आगरा पहुंचने का कारण क्या था? यह था मुगल सत्ता का केंद्र। आगरा क्या था? मुगल सत्ता का केंद्र था, मुगलों के अधीन था। पहले मुगल शासन करते थे यहां पर, तो इसलिए यहां पर आक्रमण करना आवश्यक था। तो पुनः मुगलों पर मराठा ध्वजा फहराने के लिए उन्होंने आगरा पर आक्रमण कर दिया और आगरा पर विजय प्राप्त कर ली।
अब कुछ समय पहले एक मूवी रिलीज हुई थी पानीपत, और उस पर काफ़ी विवाद चला सूरजमल जाट का। तो अब मैं स्पेशली यहाँ पर कुछ चीज़ें जोड़ूंगा जो सूरजमल जाट के लिए हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या किया इस समय। इतिहास में कोई भी शासक, मैं कहूँगा कि कोई भी शासक भला नहीं है, सबने सत्ता प्राप्त की है, सबने सत्ता का उपभोग किया है और सभी लोगों ने सत्ता के लिए जो भी कार्य किए हैं सब अपने तरीके के हैं। किसी को हम गलत नहीं कह सकते, किसी को हम गलत सही नहीं कह सकते, सभी में गलतियां हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, तो सदाशिव भाऊ आते कहाँ हैं? आगरा। तो सदाशिव भाव ने आगरा आकर आगरा पर क्या किया? अधिकार कर लिया। अधिकार किया, वह अब्दाली के विरुद्ध नहीं निकल रहे, पहले मुगलों को परास्त कर रहे हैं कि पहले मुगलों को खत्म करो और उसके पश्चात हम दिल्ली पर करेंगे। तो आगरा है और आगरा पर अधिकार कर लिया। इसी समय सूरजमल जाट ने कुछ तोपें भेजी और कुछ सेना लेकर सम्मिलित हुआ। कहा जाता है लगभग 12,000 सैनिक के साथ में सूरजमल जाट सेना लेकर आगरा में सदाशिव भाऊ से मिला और अपनी कुछ तोपें भी लेके आए। अब वह तोपें और सेना लेकर गया तो सूरजमल जाट ने आगरा पे अधिकार हो गया। तो उस समय कोई व्यवस्था बिगड़ी नहीं क्योंकि मुगल शासक उस समय वहां थे ही नहीं। अब सूरजमल जाट ने एक बात कही कि आप मुगलों पर यानी मुगलों तक पहुंचो पर मुगलों को हीन मत दिखाओ, क्योंकि हमें अब्दाली से लड़ना है। घर की लड़ाई तो हम बाद में लड़ लेंगे, घर की लड़ाइयां तो हम बाद में लड़ लेंगे। परंतु सदाशिव भाऊ उस समय मराठा हिंदू पद पादशाही, एक बहुत बड़ा नारा था उस समय का, मराठा हिंदू पद पादशाही, वो पाना चाहता था। परंतु उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि वो प्राप्त कर सके। उस पद पादशाही के चक्कर में उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार कब किया? इन्होंने अधिकार किया अगस्त 1760 ईस्वी। अगस्त 1760 ईस्वी में पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बादशाह को अच्छी तरीके से बेइज्जत कर लिया और मराठा सैनिकों को कहा कि दिल्ली में जो दीवान एक खास है, वहां पे जो चांदी की छत है ना, उसे तोड़ लो। दीवाने खास की चांदी की छत तोड़ी गई। दिल्ली में लाल किले को लूटा गया। ये हरकतें कोई अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के विरुद्ध तो थी नहीं, एक लुटेरे जरूर ऐसे कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने जो किया है यहां पर कि मराठा सैनिकों ने दिल्ली को लूटा। उस समय इतिहासकार में जितने भी इतिहासकार, तत्कालीन इतिहासकार हैं, सब ये बात कहते हैं कि उस समय सदाशिव भाऊ ने जो दिल्ली पर अधिकार किया वह हिंदू पादशाही के गर्व में आकर किया, न कि अब्दाली को पराजित करने के लिए। और वहां पर जब अधिकार कर लिया तो अधिकार करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उस समय सूरजमल जाट ऐसा व्यक्ति था जिसने उन्हें कहा कि हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए हैं, हमें अब्दाली से लड़ना है, हमें अब्दाली से ही लड़ना है। अगर आप ऐसे सोच के चल रहे हैं मुगल, तो कुछ इसके कर्तव्यनिष्ठ लोग भी हैं।
मुगलों के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग हैं, तो वह आपका सहयोग नहीं करेंगे। परंतु सदाशिव भाऊ ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली के लाल किले को लूटने दिया। दिल्ली के लोगों में भी लूटपाट हुई और मराठा सैनिकों ने दिल्ली को लूटा और आगरा के किले को लूटा। अब यह कोई नहीं कह सकता कि यह एक, कह सकते हो, भारत के हिंदू पद पातशाही स्थापित करने वाले लोग हैं, इनसे ये चर्चा साबित नहीं होती। वहीं पर एक आरोप यह लगाया जाता है कि सदाशिव भाऊ जब आक्रमण करने जा रहे थे तो किसी भी भारतीय शासक ने उसकी सहायता नहीं की, किसी भी भारतीय शासक ने उसकी सहायता नहीं की। अब मुझे यहां पर एक चीज ये समझ में आ जाती है खास तौर से कि जब वह दिल्ली के बादशाह की सहायता चाहता है और दिल्ली के बादशाह पर आक्रमण करता है, उसे अपमानित करता है, दिल्ली के लाल किले को लूट भी लेता है और उसके पश्चात ये भी चाहते हो आप कि वह आपकी सहायता करे, शायद कोई नहीं करता होगा। अब दूसरी बात राजपूतों के ऊपर कही जाती है कि राजपूत तो जब मैं पहले इस थोड़ी देर पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि नवीन राज्यों का उदय, तो नवीन राज्यों के उदय में साफ पढ़ा है राजपूत राज्य, सभी राजपूत राज्य उस समय दिल्ली सत्ता के अधीन थे। चाहे वह उसे वास्तविक सत्ता नहीं मानते हो, परंतु जब कुछ बात होती थी, विशेष बातें होती थी, तो जयपुर, बीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर, मेवाड़, ये यहाँ के शासक भी उस समय दिल्ली के सुल्तान की सहायता के लिए जाते थे। तो और दूसरी बात यह थी कि यहाँ पर राजपूत शासकों के लिए भी उन्होंने कई बार आक्रमण किए मराठाओं ने, उनसे चोट वसूलते थे, सरदेश में भी वसूलते थे, परेशान करते थे, इसलिए यहाँ के राजपूत शासक भी उनसे परेशान थे। तो मराठाओं की उस समय कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं था राजपूत शासक भी, एक तो दिल्ली से अनबन होने के कारण और दूसरा वह निजी कारण भी थी क्योंकि मराठाओं ने परेशान करने लग गए थे, चोट सरदेशमुखी वसूलते थे और वह एक तरह से क्या कह सकते हो लज्जित करने का कार्य कर रहे थे उस समय मराठा। तो इसलिए कोई भी हिंदू शासक उस समय मराठाओं का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। अब बात आती है निज़ाम। निज़ाम के साथ तो उनके मराठा, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका में मराठा थे तो वो काफ़ी बार पहले भी युद्ध कर चुके थे निज़ाम के साथ में। बाजीराव के समय भी हो चुका था, बालाजी बाजीराव के समय भी हो चुका है, रघुनाथ राव के समय भी युद्ध हुआ है। तो निज़ाम से तो इनके यानी बैर चल रहा था, निज़ाम कैसे सहायता करता है इनकी। फिर इसके अलावा अवध में उस समय कोई सशक्त शासक था नहीं और जो उस समय सफदरजंग, ये जिन्होंने उस समय वजीर का काम किया था, वह भी दिल्ली के अधीन रह के कार्य किया है। अवध का जो 7वां नवाब था शहादत खां द्वितीय, उसने जाकर 7वां शासक अवध का, 7वें शासक ने नवाब या राजा की उपाधि धारण की थी। उससे पहले जो 6 शासक हुए वो अपने आप को दिल्ली के अधीन ही मानते थे, स्वतंत्र शासक नहीं मानते थे अपने आप को। तो इसलिए कोई भी सीधा बैर नहीं लेना चाहता था। यहाँ पे बात आती है रुहेलखंड। रुहेलखंड के जो नवाब थे वो भी दिल्ली के अधीन ही थे। फिर हम इसके बाद में अगली बात करते हैं बंगाल। तो बंगाल पे मराठाओं ने आक्रमण किया था। आक्रमण ने उन्हें इतना पराजित किया, इतना परेशान किया उन्हें कि बंगाल के नवाब ने उड़ीसा प्रांत चौथ और सरदेशमुखी के लिए मराठों को दे दिया था कि आप उड़ीसा संभालो, अब हमें परेशान मत करना, हम आपसे परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए वह भी इनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए सदाशिव भाऊ के लिए जब सूरजमल जाट पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा उस समय, सूरजमल जाट पहुंचा, कोई शासक नहीं था, तब सूरजमल जाट था। अब इस जाट शासक ने जब बात की कि आप यहां पर अपनी बिगाड़े नहीं, आप यहां पर फालतू के पंगे मत करो और आप एक सशक्त शासक बनिए, दिल्ली के सुल्तानों की, दिल्ली के बादशाह की भी सहायता लीजिए आप और आक्रमण करिए। नहीं मानी बात, दिल्ली को लूटा। फिर सूरजमल जाट ने एक बात और कही थी कि आप अपना जो शाही हरम है, जो अपने साथ स्त्रियां लेकर आए हो, उन स्त्रियों को और इन भारी तोपों को
आप ग्वालियर या झांसी में छोड़ दें, ग्वालियर या झांसी में छोड़ें, जो आपके अधीन है, न तो मेरे अधीन है और न मुगल बादशाह के अधीन है, वो आपके अधीन है। आप वहां छोड़ दीजिए, वहां पे आप सुरक्षित रहेंगी, आपकी स्त्रियां भी सुरक्षित रहेंगी। और डेटा कहता है ये बात कि 6 लाख लोगों की जो विशाल सेना लेकर सदाशिव भाऊ निकला था, उनमें से 1.5 लाख लोग केवल उसका शाही हरम, उसके सेवा करने वाले लोग और उनकी चाकरी करने वाले लोग थे। 1.5 लाख लोग जो उनकी सेवा में लगे हुए थे लगभग। तो इतना विशाल हरम लेके गया था। तो दिल्ली को लूटा, एक तो यहां पे लूटने के लिए मना किया था सूरजमल जाट ने, वो बात नहीं मानी। दूसरी बात कि अपने साथ शाही हरम ना लेके आए, आप अपनी स्त्रियां नहीं लेके आए, और क्योंकि इनकी सुरक्षा के लिए आपको सेना रखनी पड़ेगी। और फिर इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आप जब ये लेके आएंगे तो परेशान होंगे, क्योंकि इनका वहन आपको करना पड़ेगा, इनका खर्चा उठाना पड़ेगा। फिर इसके अलावा आपको दूसरा काम और क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी जो भारी तोपें चल रही हैं, इनको ले जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। हम जल्दी से अब्दाली को नहीं हटा पाएंगे, हमें जल्दी से वहां पहुंचना है। इन तोपों के चक्कर में हम धीमे पड़ रहे हैं, और प्लस इनकी तोपों का कोई उपयोग रहेगा नहीं वहां पे, क्योंकि अब्दाली भी भारी तोपें लेके नहीं आया है, अब्दाली भी साधारण तोपें लेके आया है। तो हमें कम तोपों के साथ में विशाल सेना लेकर, अच्छे घुड़सवार लेकर हमें आक्रमण करना चाहिए। तो इन कारणों से उन्होंने ये बातें कही, परंतु ये दोनों बातें ही उसने नहीं मानी। तब जाकर सूरजमल जाट यहां से हट गया। अब सूरजमल जाट ने जाने से मना कर दिया, और सूरजमल जाट क्या हुआ, पुनः भरतपुर लौट आया, पुनः भरतपुर लौट आया। अब आपको सदाशिव भाऊ की कुछ समझदारी और आगे बताता हूं जो उसने की है। आगरा पहुंच गया, आगरा पे अधिकार कर लिया, आगरा से पहुंच गया दिल्ली, अब अगस्त 1760 तक यहां पहुंच गया। अब दिल्ली से कहां गया, दिल्ली से गया पंजाब। कहां पंजाब में, पानीपत, पानीपत के मैदान में पहुंच गया। कब पहुंचा, नवंबर 1760 में। नवंबर 1760 में सदाशिव भाऊ पानीपत के मैदान में पहुंच गया। अब नवंबर 1760 को पानीपत के मैदान में पहुंचा सदाशिव भाऊ, और पानीपत का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761। नवंबर जनवरी पूरे 3 महीने पानीपत का युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1761 में किस किस के मध्य हुआ, सदाशिव भाऊ वर्सेस अब्दाली। विजय कौन हुआ, ये विजयी हुआ। युद्ध कितनी बजे तक चला, दोपहर 2 बजे युद्ध समाप्त। प्रारंभ कितनी बजे हुआ, 9 बजे। 9 बजे युद्ध लड़ना शुरू हुए, 2 बजे तक युद्ध कंप्लीट, और इतने से युद्ध में सदाशिव भाऊ मारा गया। पानीपत के मैदान में सदाशिव भाऊ ने अपना खेमा डाला, और पानीपत से कुछ दूरी पर अहमद शाह अब्दाली ने अपना खेमा डाला।
दोनों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने 3 महीने रही। अब्दाली आगे बढ़कर आक्रमण नहीं करना चाहता था और सदाशिव भाऊ आराम, अपने साथ विशाल हरम लेके आया था, तो वह वहां पर व्यस्त था। कहा जाता है कि 6 मील लंबा, 6 मील लंबा और लगभग 2 मील चौड़ा, 6 मील लंबाई और 2 मील चौड़ाई, इतनी दूरी के अंदर सदाशिव भाऊ का खेमा था। अंदाजा लगा लीजिए कितने सारे लोग थे कि 6 मील लंबा इतना विशाल खेमा डाला उन्होंने और 2 मील चौड़ा। तो जब वो वहां पर उन्होंने खेमा डाला था पानीपत में, तो सदाशिव भाऊ ने क्या किया कि चारों ओर खाइयां खोद ली, लगभग 10-10 फुट गहरी मिट्टी की खाइयां खुदवा ली चारों ओर, ताकि सीधा आक्रमण ना हो सके। यह इसने यह किया। वहीं इससे अधिक समझदार था अब्दाली, उसने खाई तो खुदवाई प्लस आसपास के जंगलों से लकड़ियां कटवाकर उन्हें नुकीला कर दिया और उससे दीवारें खड़ी कर दी, नुकीली दीवारें खड़ी कर दी ताकि सीधा कोई मराठा उस पर आक्रमण ना कर सके। तो दोनों ने अपनी घेराबंदी कर ली, अपना खेमा गाड़ दिया। सुरक्षा की दृष्टि से सदाशिव भाऊ का खेमा कमजोर था और अब्दाली का खेमा अच्छा था। अब्दाली की सेना, यानी कह सकते हैं दोनों की सेना में 1:4 का अंतर था। यानी अगर अब्दाली 1 है तो भाऊ 4 है, अब्दाली 1 है तो सदाशिव भाऊ 4 है, इतना अंतर था उनकी सेना में। अब बात होती है कि आखिरकार 3 महीने सदाशिव भाऊ ने किया क्या। तो सदाशिव भाऊ ने छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां बनाई और उन सैनिक टुकड़ियों को कहा कि आप जाइए और कुछ छोटे छोटे धावे मारो। धावे मारना मतलब छोटी छोटी लड़ाइयां करके आना उनके लिए। तो उन्होंने आक्रमण किया, छोटे छोटे धावे मारे अब्दाली पर, परंतु असफल रहे। सारे परेशान हो गए, कोई नहीं जीत पाया। 3 महीने वहां पर रहे। जितना खाना लेकर आने वाले थे सारा खाना खत्म हो गया। मराठे भूखे मरने लग गए, मराठों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वहीं अब्दाली ने क्या किया, अपना खेमे के लिए खाने के लिए व्यवस्था पूरी रखी और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और आसपास से कोई भी चीज इनको ना मिले इसकी व्यवस्था कर दी। परंतु कुछ गलतियां खुद मराठों ने की। जब यह पानीपत के मैदान तक आ रहे थे तो आसपास के गांवों में इन्होंने लूट की थी और आसपास के गांवों को उन्होंने जलाया था, ताकि अब्दाली जब आए तो अब्दाली को खाने के लिए कुछ ना मिले। तो पंजाब के आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने जलाया था ताकि अब्दाली परेशान रहे, अब्दाली के घोड़ों को चारा ना मिले, अब्दाली के सैनिकों को खाने के लिए कुछ ना मिले। परंतु ऐसा हुआ नहीं, उल्टे यही भूखे मर गए। और जब काफी दिनों तक इनकी भूख शांत नहीं हुई, तब सदाशिव भाऊ ने सेना से कहा कि अब युद्ध करते हैं। 14 जनवरी को सुबह 9 बजे सेना युद्ध करने के लिए निकल पड़ी और दोपहर 2 बजे तक निर्णय आ गया। दोपहर 2 बजे सदाशिव भाऊ मारा गया और इस प्रकार इस युद्ध का अंत हो गया। दोपहर 2 बजे सदाशिव भाऊ के मरने के पश्चात युद्ध में विजय मिल गई। तो मराठा जितने भी सैनिक थे सारे के सारे वहां से भाग गए, सारे सैनिक भाग गए, यहां तक कि उन्होंने अपनी स्त्रियों को भी छोड़ दिया वहां पर। और अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने वहां की स्त्रियों पर शोषण किया, उनको अपने अधिकार में कर लिया। अब जितने मराठा लोग बचे थे वह आसपास के गांव में जाके छिप गए और कुछ भाग गए। तो सदाशिव भाऊ के जो सैनिक इधर उधर छिपे हुए थे
अब्दाली ने निर्णय लिया कि आपके पास, यानी अपने सैनिकों को बोला कि आपके पास 2 दिन है, आसपास के जितने गांव हैं सभी गांवों में ढूंढो और एक एक मराठाओं को पकड़कर मारो। तो लगातार यानी 14 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में 16 जनवरी तक लगातार ये चला कि आसपास के गांवों से मराठाओं की खोज की गई, मराठा सैनिकों को पकड़ा गया और उन्हें मारा गया। कुछ लोग घायल थे और फिर कुछ सैनिक भागकर दिल्ली की ओर आने लगे। तो रास्ते में ही भरतपुर के जाट शासक सूरजमल जाट ने उनकी फिर से सहायता की। जो व्यक्ति चल सकता था उस व्यक्ति को वापस महाराष्ट्र लौटने के लिए उसने धन दिया, पैसे दिए उन्हें कि वह जीवित लौट जाए, और जो घायल हो चुके थे उनका उपचार करवाया। यह सूरजमल जाट है जिसने भरतपुर का ऐसा शासक, राजस्थान का ऐसा शासक जिसने पानीपत के युद्ध में अप्रत्यक्ष सहायता काफी की, एक अच्छे सलाहकार के रूप में। इसीलिए तो उसे जाट जाति का अफलातून इसी तरीके से नहीं कहते हैं, वह हृदय से भी अच्छा था। उसने जब पानीपत के युद्ध में हार के आने वाले मराठाओं की मरहम पट्टी की, उन्हें वहां तक अपने क्षेत्रों तक लौटाया। यह काम भरतपुर के जाट शासक ने किया था। जब सदाशिव भाऊ की मृत्यु होने के पश्चात अब्दाली ने विजय प्राप्त करने पश्चात दिल्ली तक आया, तो क्या भरतपुर के जाट शासक को भी ये डर नहीं था कि ये मुझ पर आक्रमण करेगा, ये मुझे परेशान करेगा? परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भरतपुर का जाट शासक सूरजमल जाट एक सशक्त योद्धा होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी था। उसकी राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी थी। उसने अब्दाली और दिल्ली के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखे और मराठाओं की सहायता भी की। और मराठाओं की सहायता करने के लिए हमें बहुत से इतिहासकार इस चीज़ की बातें कहते हैं, जैसे कि सतीश चंद्र की बुक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसी प्रकार से आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की बुक है मध्यकालीन भारत, जिसमें हम पढ़ सकते हैं मध्यकालीन भारत का सेकंड पार्ट जो मुगलकालीन भारत नाम से है। उसमें भी इन चीज़ों की चर्चा की गई है कि आखिरकार सूरजमल जाट ने किस प्रकार इनकी सहायता की है। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ मिलता है, पूरा अच्छा खासा चैप्टर दिया हुआ इनके ऊपर। और इसी प्रकार से हम कहें कि सदाशिव भाऊ की कुछ आंतरिक कमियों ने उसे पानीपत के युद्ध में हरवा दिया और कुछ घंटों के अंदर ही उसे वहाँ पे पराजय का स्वाद चखना पड़ा। सदाशिव भाऊ की पराजय और मृत्यु के पश्चात मराठाओं का पतन हुआ और जो वह स्वप्न लेकर चल रहे थे हिंदू पद पादशाही का, वह स्वप्न भी चकनाचूर हो गया। इस तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने अपना प्रतिशोध भी पूरा किया और उसने पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय प्राप्त की। इस तरीके से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत के नवीन राज्यों का उदय भी कंप्लीट हो चुका है और भारत पर हुए आक्रमण भी कंप्लीट हो चुके हैं। नादिर शाह का आक्रमण भी कंप्लीट हो गया और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम भारत के प्रमुख राज्य पढ़ चुके हैं। राज्यों में हमने पढ़ा निज़ाम हैदराबाद के, इसके अलावा मराठा महाराष्ट्र में, बंगाल जहाँ पे मुर्शीद कुली खान ने सत्ता स्थापित की थी, अवध जहाँ पे सरफराज खान ने सत्ता स्थापित की थी, फिर रुहेलखंड वीर दाऊद और मोहम्मद खान ने, फिर इसके पश्चात सिख राज्य बंदा बहादुर के नेतृत्व में, जाट राज्य बदन सिंह के नेतृत्व में, राजपूत राज्य यहाँ पर जो हम 6-7 गिना चुके हैं, आमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है जो मारवाड़ शासक हैं, फिर जैसलमेर है, सिरोही है, मेवाड़ है, हाड़ौती है, बूंदी, झालावाड़, ये सब क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते थे। तो यह क्षेत्रीय राज्य हम पढ़ चुके हैं, उस समय की राजनीतिक स्थिति पढ़ चुके हैं और उस समय के आक्रमणकारी भी हम यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे ये 18वीं शताब्दी के मध्य का जो टैग है वो टैग ये है कि अब मध्यकाल का अंत हो चुका है और आधुनिक काल की शुरुआत, यानी अब हम मुगलों का अध्ययन नहीं करेंगे,
अब हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी राज्य हैं या जितनी भी राजनीतिक घटना हो रही है उसमें अंग्रेज क्या कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हम प्रॉपरली एंड कर रहे हैं इस बात का कि मध्यकालीन यानी मुगलों या मुस्लिम शासकों का दखल खत्म हो गया है। अब दखल किसका होगा, अब दखल होगा अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने क्या यहाँ पे क्या क्या किया है, किस प्रकार से किया, वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जितने भी अब चैप्टर हैं आगे के सारे वो सारे चैप्टर्स इसी के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है हमारा कि बंगाल में अंग्रेजी शासन। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बंगाल में, यहाँ जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर अंग्रेजी शासन किस प्रकार स्थापित हुआ और अंग्रेजी सत्ता ने वहाँ पर क्या क्या किस प्रकार से कार्य किए, वह सारा का सारा हम कंटिन्यूसली उसके अंदर पढ़ेंगे।